बनता। नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं, आप सबको शुभ मध्याह्न। ऑनलाइन क्लास के लिए आप सबको स्वागत है। तो मन्नू भंडारी जी जो शीर्षक जीवन के बारे में आज हम बात करते हैं। देखिए, मन्नू भंडारी जी का जीवन इन्हीं आंदोलन साथ ही साथ शिक्षा दोनों में गुजरने लगा था। जैसे इनका अटेंडेंस कम होते ही प्राध्यापिका प्राचार्य जी इनके लिए शिकायत करने के लिए उनके पिताजी को कॉलेज बुलाते हैं। तब पिताजी जाते हैं, कार्रवाई भी होती है। तो तब पिताजी आते टाइम पे सबसे कहते हैं, मेरी बेटी युवाओं में है, तो कुल देश में आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। मेरी बेटी युवा होते कैसे रुक सकती है, वो भी आंदोलन में भाग ले रही है। साथ ही साथ अन्य सहेलियों को भी लेकर जा रही है। कक्षा के सभी लड़कियों को भी इनके इशारे से जाना पड़ने लगी। इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो वापस घर आते हैं गुस्से से, घर आकर घर में बैठते हैं। आकर पत्नी के सामने बेटी की लू उतारते हैं। तब बेटी मन्नू भंडारी जी दूसरों के घर में बैठी थी। तो माँ रात होते बुलाने के लिए जाती है, तो माँ के साथ वापस आती है। पिताजी बिल्कुल खुश बैठे हैं, पिताजी के सामने खड़ी होती है। पिताजी गाली देने के लिए शुरू कर देते हैं, मैं कुछ बनने के लिए तुम्हें स्कूल भेजता हूँ या कॉलेज भेजता हूँ, तुम अलग ही काम करती हो। सब लड़कियों को लेकर आंदोलन करने के लिए चली जाती हो, हड़ताल में भाग लेती हो। तो पिताजी गाली देते रहते हैं। तो जो गाली पिताजी मन्नू के लिए दे रहे थे, ना मन्नू के कान भी गिर रहे थे, ना मन्नू के आंखों पर विश्वास हो रहा था। सिर्फ उसके दिमाग में एक ही विचार है कि आंदोलन के लिए मुझे कुछ करना है, इस देश की आज़ादी के लिए मुझे कुछ करना है। देश की आज़ादी के लिए अपने आप समर्पण करने वाली मन्नू भंडारी जी की इस आत्मकहानी के आगे भागों में कवि ने किस तरह अपने जीवन का सभी घटनाओं को व्यक्त करते हैं, आज की क्लास में देखेंगे। मन्नू भंडारी जी अपने आप को इस आज़ादी में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित कर लेते हैं, स्वयं वो भाग लेते हैं। तो इसके लिए पिताजी कभी कभी नाराज भी रहते थे, कभी कभी पिताजी गाली भी देते थे, कुछ भी होता था। क्योंकि पिताजी का आग्रह ये था कि बेटी पढ़ती है या कुछ बने, कुछ सोचे, कुछ विचार करे, देश के लिए कुछ करें, घरों के लिए एक आदर्श छात्र बने, ऐसे विचार थे। लेकिन आंदोलन में भाग लेना भी जरूरी था, तो आंदोलन में भाग लेने के लिए चले जाते हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया था। उन लोगों के लिए जो आंदोलन में भाग लेते हैं, उनके लिए जो पिताजी के सामने प्राचार्य जी गाली दिए थे, वो सभी गाली बेटी को कहते हैं। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे, और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए थे कि ये तो पूरे देश की पुकार है। जो पिताजी के सामने प्रिंसिपल साहब जो इनकी शिकायत कर रही थी, शिकायत सुन के पिताजी ने कह दिया कि यह तो देश की पुकार है, मेरी बेटे अकेले की पुकार नहीं और मेरे बेटे के सहेलियों का पुकार नहीं, ये तो पूरे देश का पुकार है। ये भी देश का युवा होने के नाते जरूर आंदोलन में भाग लेने के लिए गई होगी। कहकर वापस घर आते हैं। इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला? कहते कैसे कोई रोक कैसे लगा सकते, या चाह मैं पिता होकर भी उसके ऊपर रोक नहीं लगा सकता हूँ। आप कॉलेज के प्राचार्य प्राध्यापक होकर भी आप रोक लगा नहीं सकते, क्योंकि ये सब युवाओं हैं, देश अन्य लोगों के हाथ में है। तो इस देश को वापस लेने के लिए इस देश में तरह तरह के आंदोलन कर रहे हैं। उस आंदोलन में युवाओं, बूढ़ों, बच्चों सब मिलकर आंदोलन कर रहे हैं। हम आप कैसे उनको रोक सकते हैं? युवा होने के नाते वो भी जरूरी आंदोलन में भाग लेने के लिए गए होंगे। इतना कहकर वापस पिताजी वापस आकर जो बातें हुई वही सभी बातें बेटी के सामने भी कहने लगते हैं। तो बेहद गदगद स्वर में पिताजी की यह सब सुनते मन्नू जी बिल्कुल खुश होती है, क्योंकि पिताजी मुझे घर में कैदी की तरह रखना चाहते थे, एक घर में आदर्श महिला बनकर जीवन चलाने का देखना चाहते थे, साथ ही साथ एक आदर्श व्यक्ति बनने का सपने उनके थे। तो जो मैं आंदोलन में भाग लेने के लिए जा रही हूँ, इसके लिए पिताजी खुश होकर मेरे सामने से बातें कर रहे हैं। पिताजी की बातें सुनकर मन्नू हद से ज़्यादा खुश हुई। मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, न अपने कानों पर ये तो हकीकत थी। जो पिता जिसके सामने कह रहे हैं
हैं बेटी के लिए जो कॉलेज में शिकायत हुई थी, बेटी के लिए जो कॉलेज में कार्रवाई की गई थी, कार्रवाई करने वालों के खिलाफ पिताजी बोलकर आए थे, सभी बातों को बेटी के सामने बता रहे हैं। बेटी को यानी मन्नू भंडारी जी को अपने आप पर यकीन नहीं है। पिताजी मेरे बारे में ऐसे बातें कॉलेज वालों के सामने भी कहा और मेरे सामने भी आकर मेरी तारीफ करने लगे हैं। आखिर ये बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। मेरे पिताजी भी चाहते हैं कि मैं देश के लिए कुछ करूँ, मैं भी आंदोलन में भाग लूँ, पिताजी भी ऐसे ही चाहते ही होंगे। तो उससे अपने आंखों पर विश्वास न है और अपने आप पर भी विश्वास नहीं कि पिताजी मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। ये क्या था? बिल्कुल सच्चाई था, हकीकत था। हकीकत के बातें भंडारी जी अपने बेटी के सामने कह रहे थे। पिता और बेटी दोनों की बातचीत शुरू हो गए और एक दिन की घटना यहाँ पर कविता करती है। एक घटना और भी तो एक दिन की घटना जब आंदोलन में भाग लेने के लिए जाती थी, हड़तालें चलाती थी, रोड नापती थी, साथ ही साथ अपने कक्षा के सभी लड़कियों को आंदोलन में भाग लेने के लिए लेकर चली जाती थी। अजमेर के चौराहों पर एक दिन, अजमेर के सड़कों पर एक दिन, जहाँ चाहे आज़ाद हिंद फौज संस्थाओं अजमेर शहर में आंदोलन चलाते थे, वहाँ पर भंडारी जी यानी मन्नू भंडारी जी सभी को लेकर भाग लेने के लिए चली जाती थी। इस कहानी में एक दिन की घटना याद करते हैं। आज़ाद हिंद फौज मुकदमा का सिलसिला था। एक दिन की घटना है। उस दिन आज़ाद हिंद फौज संस्था संगठनकारियों एक आंदोलन शहर में रखते हैं। तो आंदोलन को शहर में रखते हैं। सभी काले स्कूलों दुकानों के लिए भी हड़ताल का आह्वान दिया गया था। उस शहर में यानी अजमेर शहर में जितने स्कूल कॉलेजेस हैं और जितने दुकान, सभी लोगों को उस आंदोलन में भाग लेने के लिए बुलाते हैं। क्योंकि देखिए आंदोलन एक ही से नहीं हो सकता, एक संगठन हो या संगठन वालों ही आंदोलन चला नहीं सकते। आंदोलन चलाने के लिए अनेक लोग होना पड़ता है। उसमें ना चाहे स्त्री हो या पुरुष, बूढ़े, बच्चे, नौजवान, सभी इकट्ठा होना पड़ता है। क्योंकि झुंड में ही शक्ति है। सशक्ति जहाँ होती है झुंड में, अकेले से कुछ नहीं हो सकता। हम देश के लिए कुछ करते हैं या समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अकेले से कुछ नहीं होता, एक झुंड होना चाहिए। साथ ही साथ उस झुंड को मार्गदर्शन देने वाले भी चाहिए। यहाँ पर ऐसा ही एक संगठन संस्था है आज़ाद हिंद फौज संस्था। वो संस्था सब लोगों को मार्गदर्शन देती है कि सही करे, लेकिन करने के लिए लोगों को भी चाहिए। 2-3 लोगों से होने वाली काम नहीं है या 2-3 लोगों से चलाने वाले आंदोलन भी नहीं है। तो इस आंदोलन को सफलता से चलाने के लिए, आंदोलन को सफलता बनाने के लिए आज़ाद हिंद फौज वालों ने एक सभी स्कूल कॉलेजों में, अजमेर शहर में जितने स्कूल कॉलेज थे सभी स्कूल कॉलेजों के लिए आह्वान देते हैं, यानी निवेदन करते हैं कि आप सभी छात्रों के समेत आकर इस आंदोलन में भाग लें, आंदोलन में भाग लें। हर तरह देखिए छात्रों के लिए आंदोलन कभी कभी होता रहता है। जैसे यहाँ पर स्कूल का फीस बढ़ाएं तो इसके लिए भी कुछ संस्थाएं स्कूल के छात्रों को लेकर आंदोलन करने के लिए या किसी ऐसे सरकारी संस्था के सामने खड़े होते हैं, या स्कूलों में कुछ ऐसे घटनाएं हों उसके लिए भी बच्चों को लेकर संगठनकारियों आंदोलन चलाते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो आंदोलन था देश की आज़ादी के लिए आंदोलन था, इस देश को आज़ाद करवाने के लिए आंदोलन था। उस आंदोलन में भाग लेने के लिए सभी स्कूल कॉलेजों के, अजमेर में जितने भी स्कूल कॉलेजों हैं, व्यापार केंद्र है और जितने भी सामाजिक कार्य संस्थाएं हैं, सभी लोगों को आह्वान दिया गया था। सभी स्कूलों के या कॉलेजों के सभी व्यापारी उस अजमेर शहर के चौराहों में इकट्ठा हो गए। जो नहीं कर रहे थे कि छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहाँ जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़, मुख्य बाजार, चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक नियाहित दयालु मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे उस मनु की तो मति मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है अपनी लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती रहती है। वह हमारे अपने घरों की लड़कियों को शोभा देता है ये सब। पिताजी सब लोग इकट्ठा हो गए तो उस चौराहे में
हर स्कूल के बच्चे आकर वहाँ पर शामिल हुए, हर व्यापारी वहाँ कर मिल गए, हर समाज कार्यकर्ता वहाँ कर उस चौराहे यानी अजमेर शहर के चौराहों में, मुख्य बाजारों में ये आंदोलन चलने लगा, भाषणबाजी भी चलने लगी। उन भाषणबाजियों में सभी लोगों का भाषण शुरू हुआ, सब लोग भाषण कर रहे हैं। सब लोगों के भाषण के बाद मन्नू भंडारी जी को भी कहते हैं कि भाषण करने के लिए। मन्नू भंडारी जी वहाँ पर चलने वाले आंदोलन के एक संघ के सदस्य भी थे, क्योंकि कई दिनों से उस आंदोलन में भाग लेने के लिए चली जाती थी, कई दिनों से आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों में एक थी, तो उनको भी वहाँ पर बुलाया दिया जाता है। देखिए, स्वतंत्रता पहले एक लड़की बीच बाजारों में खड़ी होकर, ढेर सारे लोग सामने खड़े हैं, उनमें से नौजवानों हैं, बूढ़े बूढ़ियों हैं, साथ ही साथ विद्यार्थीगण हैं, सभी लोगों के सामने खड़े होकर भाषण करना उतना आसान नहीं है। लेकिन मन्नू भंडारी जी आकर डटकर खड़ी हो गई, भाषण करने लगी थी। वहाँ पर भाषण करते समय जितने वहाँ पर लोग भीड़ों में बांटे गए थे, जितना लोगों का भीड़ भाड़ था, उनमें से मन्नू भंडारी जी के पिता के एक दोस्त भी थे। मन्नू भंडारी जी के पिता का एक दोस्त वहाँ पर खड़े थे, बिल्कुल दकिया सुनिश्कर थे, पुराने ख्यालों वाले। देखिए, पुराने ख्यालों वालों क्या समझते हैं कि बेटी घर की इज्जत होती है, घर में रहे, घर के लिए कुछ करे, समाज में एक आदर्श स्त्री बने और एक सुसंपन्न परिवार में बहू बनकर चले जाएं, वहाँ जाकर उस घर की दीप जलाएं, उस घर के लिए सब कुछ करें। ऐसे सोच विचार पुराने ख्याल वालों का होता ही है। तो मन्नू भंडारी जी के पिता के दोस्त जो खड़े हुए थे, वो भी ऐसे बिल्कुल पुराने ख्यालों वाले थे, जो मन्नू जी की भाषण सुनते हैं, सुनकर सीधा भागते दौड़ते भंडारी जी के घर यानी मन्नू भंडारी जी के घर पर चले जाते हैं। जाकर मन्नू को शिकायत करने के लिए शुरू कर देते हैं, अरे भंडारी जी, तुम सुबह से शाम तक घर में ही बैठे रहते हो, शहर में क्या हो रहा है तुम्हें कुछ पता नहीं है, कब देखो तब अपने कमरे में रहते हो, आने जाने वालों से बातें करना, डिस्कस करना, वो करना, ये करना, डिक्टेशन करना, अखबार पढ़ना, किताब पढ़ना, इसी में लगे रहते हो। इस अजमेर शहर में क्या हो रहा है और किस लिए हो रहा है कुछ भी पता नहीं। मैं अभी एक दृश्य देख कर आ रहा हूँ, वो दृश्य यह है कि आज इस अजमेर के चौराहों बाजारों पर आज़ाद हिंद फौज संस्थाओं वाले एक हड़ताल चला रहे हैं, आज़ादी की हड़ताल चला रहे हैं। उस हड़ताल में तुम्हारी बेटी मन्नू भाषण दे रही है। तुम कैसे हो? घर की बेटियां घर की इज्जत होते हैं, घर के लिए ही सीमित होना चाहिए। तुम अपने बेटी को बिल्कुल ऐसा आज़ादी दी हो कि कॉलेज जाते हैं, कॉलेज का नाम लेकर घर से गायब होते हैं, आकर उस चौराहे में भाषण देने के लिए शुरू कर देते हैं। इस शहर के सभी लड़के और लड़कों को इकट्ठा करते हैं, लड़कों के बीच में हुड़दंग मचाना, लड़कियों के बीच में हुड़दंग मचाना, ये क्या है? अच्छा नहीं लगता भंडारी जी, ये बिल्कुल गलत है। बेटी घर की इज्जत होती है, घर की लक्ष्मी होती है, घर ही उसके लिए सब कुछ। ऐसा तुम आदर्श व्यक्ति, आदर्श बातें कहने वाले, आज तुम्हारी बेटी मन्नू जी आंदोलन कर रही है, हड़ताल कर रही है, बीच बाजारों में भाषण दे रही है। मन्नू की तो माती मारी गई, माती मारी करते हैं, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, आज़ादी के हुनर उसमें है, तो इसलिए तुम समझते नहीं हो, तुम बेटी को समझाओ। आकर पिताजी को गाली देने लगे, पिताजी को भी बुरा लगने लगा। देखिए, कोई दोस्त या हमदर्द चाहने वाले आकर बेटों की तारीफ उनके सामने करे तो उनको भी खुश होता है, उनको भी गर्व महसूस होता है कि मेरे बेटों बेटियां ऐसे काम करने लगे हैं। लेकिन यहाँ पर दकिया मित्र यानी पुराने ख्यालों वाले मन्नू भंडारी जी के पिता के मित्र आकर उनके पिता के सामने क्या करने लगे हैं? ना मन्नू की तारीफ वहाँ पर हो रही है, ना उनका गुणगान भी हो रहा है, बल्कि मन्नू के लिए गालियां दे रहे हैं। मन्नू के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पिताजी को समझाने लगे हैं। मन्नू के पिताजी को भी थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि मेरी बेटी, आज मैं इतना सबको समझाता हूँ, बेटी आज़ाद हिंद संस्थाओं के साथ भाग लेना मुझे पसंद है, लेकिन ऐसे बीच राहों में लोगों के भीड़ में भाषण दे, कोई ऐसे मेरे मित्र आकर मेरे बेटी के खिलाफ मेरे सामने कुछ बुरा भला कहें, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। उनको भी कुछ बुरा लगने लगा, सोचने लगे जो भी हो वो घर में आने तब मैं उसे देखूंगा, घर आने के बाद उसे मैं देखूंगा। दोनों की बातचीत चलती रही। वहाँ पर आज़ाद हिंद संस्था में चलने वाले उस समारोह में मन्नू जी ने भाषण दिए और उनके पिताजी के दोस्त कहने लगे, ठीक है, हम लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उलट सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती है।
तुम्हारे बेटे कैसे कैसे लोगों के साथ वहाँ पर हड़तालें कर रहे हैं। तुम जो आज़ादी दी हो बेटे को बराबर है, लेकिन वहाँ पर आज़ादी का गलत फायदा हो रहा है। कैसे कैसे लोगों के साथ हड़ताल कर रहे हैं, शिकायत हो गई, वो शिकायत कर वहीं बैठ गए। हमारे आपके घरों यानी आए दिनों हमारे आपके घरों के लड़कियों को सब कुछ शोभा नहीं देता। आप भी इसे अपने बेटे को समझाओ, समझ सकते तो समझाओ। बेटे के लिए सब कुछ बातचीतें मन्नू भंडारी जी के सामने उनके दोस्त सुनाने लगे। वे तो आग लगाकर चले गए, पर पिताजी के सारे दिन बकबकते रहे। बस अब ये रह गया कि लोग घर आकर खुद करने चले आए, बंद करो आप इस मन्नू का घर से बाहर निकालना। तो उनके पिताजी यूं बैठे थे, उनके दोस्त इतना सब कुछ सुनाकर घर चले गए। उन्होंने तो मन्नू के खिलाफ मन्नू जी के पिताजी के मन में आग लगाकर चले गए। चले जाने के बाद मन्नू जी के पिताजी नहीं बैठे रहे, सोचने लगे आखिर इस लड़की के लिए मुझे क्या क्या सुनना पड़ेगा। कॉलेज वालों ने कार्रवाई की, उसकी भी बातचीतें हो गई। आजू बाजू लोगों ने उसके लिए शिकायत की, वो भी हो गया। सुबह सुबह एक दिन घर से गायब होती है, रात ना जाने कब कार वापस आती है, वो भी ना पता क्या करते हैं, किस लिए कर रहे कुछ भी पता नहीं। यहाँ तक आकर सभी मेरे मित्रों ने घर तक आकर उसके खिलाफ कार्रवाई करते मुझे थूक कर चले जाने लगे। आखिर क्या करूं उस मन्नू का। पिताजी सोचने लगे आखिर क्या करूं उस मन्नू का। जो मैं करने से मना करता हूँ वही करते हैं, जो मैं करने के लिए मना करता हूँ उसी में भाग लेते हैं। मैं उसे कॉलेज इसलिए भेजता हूँ कि पढ़े, कुछ बने। जितने मेरे 4 बेटों जो बनकर चले गए हैं वो भी कुछ करे, कुछ साधना करे, कुछ बने, कुछ बनवाने के लिए मैं कॉलेज भेजता हूँ। ये आखिर कॉलेज छुट्टी मारकर कॉलेज से गायब होकर आंदोलन ही इसके लिए सब कुछ बन गया है। आंदोलन ही आंदोलन करती रहती। क्या करूँ उस मन्नू का। पिताजी का आग बबला हो, हद से ज्यादा क्रोधित होकर मन्नू जी के लिए सोचते विचार करते मन्नू जी का पिताजी में बेटे अपने आप मन में सोचने लगे कल से इस मन्नू को घर से बाहर जाने से रोक दो। आखिर ये घर से बाहर जाएगी तो यही करेगी, स्कूल के नाम लेकर कॉलेज के नाम लेकर घर से गायब हो जाएगी। वही आंदोलन, वही आजाद हिंद फौज संस्था उसी में लगे रहेंगे। इसलिए इसे कल से घर से बाहर निकालना भी मना कर दूंगा। पत्नी को बुलाते कहते हैं इस मन्नू का तो माती मारी गई है, न जाने क्या कर रही है उसी को पता। एक काम कर कल से उसे घर से बाहर मत भेजो, एक कमरे में से डाल दो। पिताजी गुस्से से अपने मन से भी कहने लगे और पत्नी को भी समझाने लगे। पति पत्नी की बातचीत हुई हो गई, लेकिन आधी रात हुआ था। अब तक मन्नू का न आना न जाना उसी आंदोलन में भागे रहे। इस सबसे बेखबर में रात होने पर घर लौटी तो फिर पिताजी की एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। इतना तो सब कुछ हो गया। पिताजी सोच विचार कर बैठे, रात हो गया था। फिर एक दूसरे मित्र पिताजी से मिलने के लिए उनके मित्र आए थे। उस मित्र का नाम है अंबालाल जी। अंबालाल जी अजमेर के प्रतिष्ठित व्यापारियों में एक थे। कभी कभी मन्नू भंडारी जी के पिता भंडारी जी से मिलने के लिए इनके घर पर आया करते थे। तो उस दिन अंबालाल भंडारी जी के घर पर आए थे। भंडारी जी और अंबालाल भंडारी जी दोनों अपने कमरे में बैठकर बातचीत करने लगे थे। आधी रात हुआ था। मन्नू भंडारी जी धीरे धीरे डरते अंदर आने की कोशिश कर रहे थे और घरों में आकर झांकने लगी। दोनों अब तक बैठे हैं, इनसे कुछ बात करने वाले भी थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्म जोशी से स्वागत किया। आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आ गया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। फिर तुम घर में गुस्से करते रहते हो भंडारी जी, घर से निकलना भी करो। ये है मिस्टर समथिंग। और वे धुंधरा कर तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे हैं और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे घरों में बदलता जा रहा है। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत से सांस ली। तो दोनों बैठे थे, बातचीत करते बैठे थे। आधी रात हो गया है। मन्नू जी धीरे धीरे से घर में आने लगे।
जो मन्नू जी आ रहे थे ऊपर से ही अंबालाल भंडारी जी देखते हैं, देखकर मन्नू जी को बुलाते हैं, बेटी थोड़ा इधर आओ, थोड़ा इधर आओ। तो सुनते ही जाना ही पड़ता है क्योंकि वो उनके पिता के दोस्त हैं, साथ ही साथ उस अजमेर शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। पिताजी के दोस्त होने के नाते धीरे धीरे से जाकर उनके पास खड़ी हो गई और कहने लगी, वाह बेटी, तुमने आज चौराहा पर जो भाषण देने लगी थी वो भाषण मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और तुम जो भाषण दे रहे हो उससे लिए मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई। खुशी के मारे मैंने अपने आप को रोक न सका। तुम्हारे पिताजी को बधाई देने के लिए मैं आज तुम्हारे घर पर आया हूँ। बधाई हो भंडारी जी, तुम्हारी बेटी ऐसी है कि आज देश के लिए तुम्हारी बेटी आवाज़ उठा रही है, इस देश की आज़ादी के लिए तुम्हारी बेटी आवाज़ उठा रही है। तुम्हारी बेटी लाखों में की तारीफ होने लगा और अंबालाल भंडारी जी मन्नू जी को बधाई भी देने लगे। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटी, तुमने जो आज भाषण दिए हैं उस भाषण को सुनकर मैं बहुत ही खुश हुआ। तुम्हारा जैसे लड़कियां शहर में होना चाहिए, तुम्हारा जैसे लड़कियां इस आज़ाद संस्था में रहेंगे तो देश आज़ाद जरूर होगा। तरह तरह की बातों से अंबालाल भंडारी जी मन्नू जी की तारीफ करने लगे और ऊपर से दोस्त को गाली भी देने लगे। अरे दोस्त, तुम कैसे हो, हमेशा सुबह से शाम तक घर में ही रहते हो, बाहर क्या हो रहा है तुम्हें पता ही नहीं। तुम्हारी बेटी आज इतने लोगों के सामने गर्व से और जोशीली भाषणों से इस देश की आज़ादी के लिए अपने आप को समर्पण कर रही हो। तुम जो एक पिता हो घर पर ही हो, घर पे रहकर घर पे रहते हो और ना कुछ करते हो और ना कुछ सोचते हो। देखो आज मैं तुम्हारी बेटी का भाषण सुनते ही तुम्हें बधाई देने के लिए आया हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन कहकर मन्नू भंडारी जी की तारीफ भी करते हैं और कहते हैं कि तुम कुछ करो, कुछ करने वालों में से हो, क्योंकि तुम जो भाषण दे रही थी इस देश के लिए, इतना 17-18 उम्र में देश के लिए इतना बढ़िया सा भाषण देना ये कोई आम व्यक्ति कर ही नहीं सकते हैं। तुम जो आज भाषण दे रही थी इससे मुझे खुशी हुई और तारीफ पर तारीफ करने लगे। मन्नू भंडारी जी के पिता बाजू में ही बैठे हैं, दोस्त के साथ ही बैठे हैं, कुछ कहना चाहते हैं कह नहीं सकते क्योंकि खुशी के मारे उनका चेहरे का रंग ही बदल गया है। खुशी के मारे उनका चेहरे का रंग ही बदल गया है क्योंकि बेटी की तारीफ वहाँ पर उनको सुनने के लिए मिल रहा है। बेटी की तारीफ उनके दोस्त आकर करने लगे हैं। घरों में चेहरा बदल गया, चेहरे पर जुल्फियां बदल गए। हद से ज्यादा खुशी भंडारी जी को हो रहा है। हद से ज्यादा खुश होकर कभी बेटी की ओर देखते हैं, कभी दोस्त की ओर देखते हैं, कभी बेटी की ओर देखते हैं, कभी दोस्त की ओर देखते हैं। हद से ज्यादा खुशी के मारे भंडारी जी के चेहरे का रंग ही बदल गया। तो पिताजी और दोस्त दोनों के पास होकर मन्नू जी सीधे से माँ के पास रसोई में जाते हैं क्योंकि भूखी थी। रसोई में जाते हैं, माँ भी रसोई में ही बैठी थी। बेटी से कहती है, बेटी तुम जो भाषण जो दे रही है, आज दोपहर में भी तुम्हारे पिता के भी दोस्त आए थे, वो आकर तुम्हारे बारे में उनके सामने गालियां देकर गए थे, तुम्हारे पिता के सामने गालियां देकर गए थे। मुझे डर लग रहा था कि आएगा तुम आते पिताजी तुम्हें मारे या गाली दे, ऐसे भी डर लगने लगा था। लेकिन जो अंबालाल जी आए हैं, आते ही तुम्हारी तारीफ सुनकर पिताजी बिल्कुल शांत हो गए। पिताजी गुस्से से तो थे लेकिन खुशी में उनका रूप रंग बदल गया है। देखो इन दोनों बातों को सुनकर मन्नू जी को धीरे से सांस लेने का मौका मिल गया और धीरे से सांस लेकर माँ के पास बैठकर भोजन करने लगे। मैंने राहत से सांस ली, खुशी से पिता की ओर देखी, दोस्तों की ओर भी देखी। माँ के भी बातें सुनकर मन्नू भंडारी जी खा पी कर विश्राम करने के लिए चली गई। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और वह क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहरों में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के पीछे एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुंधला कर बोलते चले जाना ही इसके मूल ही रहा। सोचने लगी, अब तो इतना बचपन था, फिर सोचने लगी आज जो डॉक्टर साहब मेरी तारीफ कर रहे थे मेरे पिताजी के सामने, वो उनका प्यार है मेरे लिए, उनके लिए मेरा प्यार है। तब मैं 16, 17, 18 साल की थी।
क्या मेरा उम्र होगा, क्या वो मेरा भाषणबाजी होगी। वो तुरंत मेरे पिताजी को बधाई देने के लिए आए हैं, मेरी तारीफ करने के लिए मेरे घर पर आए हैं। वो तो उनका प्यार है मेरे लिए, वो तो मेरे पिताजी के हद से ज़्यादा चाहने वाले मित्रों में से एक है, इसलिए उन्होंने मेरे पिताजी को बधाई देने के लिए आए हैं और मुझे तारीफ भी करे होगा। शायद अपने आप पर मुझे विश्वास हो रहा है, सचमुच मैंने एक अच्छा काम कर दिया होगा, इसलिए उनके मुंह से मेरे प्रशंसा के बातें भी सुनने के लिए मिल रही हैं। 50 साल की बातें हैं, तो अब स्वतंत्र होने के बाद कई दिनों के बाद इस आत्म कहानी को लिख रही थी। कहती है हो सकता है कि आज मैं 50 साल के पहले दिनों में अजमेर शहरों में चौराहों के बीच के बाजारों पर खड़े होकर एक लड़की, मामूली सी लड़की, बिना निर्डर बनकर संकोच से किसी दबाव पे भी नहीं है आकर भाषण दे रही है। तो किस लिए दे रही हूँ मुझे भी पता, क्योंकि मुझे किसी ना किसी तरह से इस देश के क्रांतिकारियों के रोमानी आवाज में सुनी थी। इस देश को आज़ाद करवाने के लिए अनेक क्रांतिकारियों अपने आप को समर्पण करने के लिए भी तैयार थे, इस देश के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए भी तैयार थे। उनमें से सिर्फ मैं एक भाषण देने वाली थी, उनमें से सिर्फ मैं इस देश के लिए नारा लगाने वालों में से थी, इसलिए मुझे गर्व भी होता है। और कहते हैं संकों से झिझक क्यों, धुंधला बोलते चले जाने की इसके मूल मंत्र हो। तो मैं भी बोलते जा रही हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं क्या भाषण दे रही हूँ। इस देश के, जो देश में चलने वाले बुरे घटनाओं के लिए, देश में चलने वाले शोषणों के विरोध में मैं बोल रही हूँ। इस देश के आज़ादी के लिए मैं अपने आप को वहाँ पर समर्पण करने वाली थी। जितने वहाँ पर लोग भीड़ भाड़ में इकट्ठा हुए थे, उनमें से नौजवानों थे, बूढ़े बूढ़ियों थे, नर नारियों भी थे, सब लोग इकट्ठा हुए। सभी के मूल मंत्र एक ही है, किसी न किसी तरह से इस देश को आज़ाद करवाना है, किसी न किसी तरह से इस देश को आज़ाद करवाना है। इन सब लोगों की जोश बढ़वाने के लिए, इन सब लोगों को समझाने के लिए कुछ भी भाषण दे रही होंगी वहाँ पर। मैं क्या भाषण दे रही हूँ मुझे पता नहीं। 16, 17, 18 साल के बारे में क्या बोल सकती हूँ, जो बोलना था मैं बोल चुकी थी। लेकिन मेरे भाषण के लिए मेरे पिता के दोस्त आकर मेरे घर पर मुझे बधाई देते हैं, मेरे पिता को भी बधाई देते हैं, तो ये उनका प्यार और स्नेह है, इनके सामने मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। पर पिताजी की कितनी तरह के अंतर्विधियों के बीच जीते तेरे, एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी और अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी इतनी ही सजगता। पर क्या यह संभव है? जो पिताजी मुझे जो बनाना चाहते थे वो न बन सके, पिताजी जो मुझसे चाहते थे वो हो न सका, क्योंकि मेरे पिताजी बिल्कुल शासनवाद व्यक्ति थे, बिल्कुल अहमवादी व्यक्ति थे। बच्चों को कुछ विशेष बनने के लिए प्रोत्साहित करने वाले थे, बच्चों से कुछ विशेषता करवाने के लिए कोशिश करने वालों में से एक आदर्श व्यक्ति मेरा पिता थे। जो मुझे जो बनाना चाहते थे वो न मैं बन सकी, लेकिन ज़रूर मैं वक्ता बन चुकी हूँ, जरूर मैं एक साहित्यकार बन चुकी हूँ, जरूर इस देश के लिए कुछ करने वालों से बन चुकी हूँ। इसलिए पिताजी को मुझ पर गर्व भी है, पिताजी को मुझ पर क्रोध भी है, पिताजी को मुझ पर प्यार भी है। तो मेरे मन में डर है, कैसा डर? पिताजी जो चाहते थे वो न बन सकी, पर क्या हो गया? समाज, व्यवस्था, हालत ने मुझे कहाँ से कहाँ तक लेकर गया, लेकिन मैं बिगड़ी नहीं हूँ। मुझे कुछ बनना था, बनकर तो जरूर आई हूँ। पर सामाजिक निंदा सभी के लिए, वो चाहे बड़ों के लिए भी, छोटों के लिए भी, इस देश के लिए अपने आप को समर्पण करने के लिए, कुछ सभी व्यक्तियों को इस देश के लिए कुछ करते हैं, इस देश के लिए कुछ बनना चाहते हैं, सभी को सकारात्मक नकारात्मक बातें सुनाई पड़ती हैं। उसी तरह मेरे लिए भी नकारात्मक बातें भी हैं, सकारात्मक बातें भी हैं। कुछ लोग मुझे गाली देते हैं, कुछ लोग मेरे गुणगान करते हैं, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो मुझे बनना था बनने की कोशिश कर रही हूँ, जो मुझे देश के लिए समर्पण करना था कर चुकी हूँ। तो इसके लिए पिताजी भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। पर क्या यह संभव है? दोनों करना मेरे लिए संभव है, लेकिन मैंने कर दिखा। क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो प्रारता ही टकराहट का है? पिताजी और मेरे कैसे हैं? पिताजी भी एक आदर्श व्यक्ति हैं, पिताजी भी इस देश के लिए कुछ करना चाहने वाले ही हैं, क्योंकि वो एक दरिया दिल के आदर्श व्यक्ति होने के नाते उनका आर्थिक
परिस्थिति गिर जाने के कारण वो अपने आप को बुरे मानते थे, घर से बाहर निकलना भी उनको पसंद नहीं था, कुछ करना भी उनको पसंद नहीं था, लेकिन उनका मेरा रास्ता एक ही है। जो पिताजी और मेरे दोनों के रास्ता एक ही है। इस रास्ते में कभी कभी पिताजी और मेरे बीच में टकराहट होती ही रहती है, क्योंकि पिताजी मुझे कुछ बनाने की कोशिश करते थे, मैं जो पिताजी करने के लिए कहते थे वो छोड़कर दूसरे काम में लग जाते थे। पिताजी मुझे कॉलेज भेजते थे कि मुझे कुछ बनना है, लेकिन मैं इस देश की आज़ादी संस्थाओं से मिलकर आंदोलन में भाग ली। पिताजी मुझे आदर्श गृहिणी बनाना चाहते थे राजन राजू से शादी होने के बाद, लेकिन वहाँ वो रास्ता मेरे लिए टकराहट का रहा। उस रास्ते को छोड़कर फिर मैं इसी रास्ते में आकर लग गई। सिर्फ मेरे मन में एक उन्माद था कि इस देश को आज़ाद करना, इस देश के लिए कुछ करें। इसलिए कभी भी हमेशा पिताजी और मेरा रास्ता दोनों के बीच में टकराहट का रहता था, लेकिन मेरे काम से पिताजी को खुशी भी है, गर्व भी है और मेरे लिए हद से ज़्यादा प्यार भी पिता के लिए मेरे लिए। तो मुझे भी पिताजी के जो मार्गदर्शन खुशी देती है, पिताजी मुझ पर गाली दे जो भी दो, उनके लिए मुझे मेरे मन में भी प्यार है। हम दोनों एक दूसरों को चाहते हैं, लेकिन वो मुझे बता नहीं सकते, मैं उनको बता नहीं सकती हूँ। हमेशा हम दोनों के बीच में टकराहट चलते ही रहते हैं। सन 1947 के मई महीने में, सन 1947 मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में थर्ड ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं को प्रवेश निषिद्ध कर दिया था। यानी देश स्वतंत्र हो गया था सन 1947 में, उसी साल होने वाला था। तो कॉलेज वालों ने, इतना तो सब कुछ हो रहा था, कॉलेज की सब लड़कियां मिलकर काम करने लगे थे। तो उस कॉलेज में एक प्राध्यापिका थी हिंदी की, शीला अग्रवाल जी को सन 1947 में कॉलेज से निषिद्ध किया जाता है, कॉलेज से निकाला दिया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक ही खिलाफ था। कॉलेज के सभी लड़कियों को अपने जोशीले भाषणों से भाषण देकर लड़कियों को आंदोलन में भाग लेने के लिए क्लासेस से बाहर भेजती है। कक्षा के सभी छात्र छात्राओं को बाहर भिजवाती है आंदोलन चलवाने में। इसी के ऊपर कार्रवाई कर उनको नोटिस देकर उस साल कॉलेज से निकाल दिया भी गया था। साथ ही साथ इनको निकालने से पहले एक BA थर्ड ईयर में थी, थर्ड ईयर के सभी क्लासेस बंद कर दिए थे, क्योंकि इसे निकाल दिए या थर्ड ईयर की क्लासेस रखेंगे तो थर्ड ईयर के सभी लड़कियां फिर से आंदोलन चलाएं, फिर से हड़ताल करें और शीला अग्रवाल को वापस कॉलेज लेने के लिए आंदोलन भी कर सकते हैं। इसलिए शीला अग्रवाल जी को कॉलेज से निकालने से पहले थर्ड ईयर का सभी क्लासेस बंद करते हैं। कॉलेज वालों ने थर्ड ईयर के सभी क्लासेस बंद कर शीला अग्रवाल जी को लड़कियों को बाहर भिजवाने के आरोप में, लड़कियों को जोशीले भाषणों से आंदोलन में भाग लेने के लिए भेजने के अनुशासन कार्रवाई कर उसे काम से निकाल देते हैं और इनको उस साल परीक्षा लिखने का अनुमति भी नहीं देते। आरोप इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, लेकिन कॉलेज के सामने आंदोलन लड़कियां न करें, इसलिए कॉलेज में बंद कर शीला अग्रवाल जी को वहाँ से निकाल देते हैं। इसके साथ साथ मन्नू भंडारी जी के 2-3 सहेलियों को कॉलेज से प्रवेश निषेध, यानी इनका एडमिशन भी कैंसिल करवा देते। थर्ड ईयर का एडमिशन भी कैंसिल हो जाता है मन्नू भंडारी जी और इनके 2 सहेलियों का। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर थर्ड ईयर खोलना पड़ा। तो इनको कॉलेज से निकाल दिया था, इनका एडमिशन भी कैंसिल करवा दिया था, एडमिशन भी कैंसिल करवा दिए थे। कॉलेज से निकालने के बाद बाहर आकर भी कॉलेज के सामने आंदोलन करवाने के लिए शुरू कर दिए। आंदोलन जैसे शुरू होता, कॉलेज वालों के नाक में दम करके रखे थे इन तीनों। तो फिर से इनको अगस्त में थर्ड ईयर प्रवेश देते हैं, थर्ड ईयर का एडमिशन इनको फिर अगस्त में कर लेते हैं। फिर थर्ड ईयर से अगस्त से थर्ड ईयर में पढ़ने के लिए शुरू कर दी। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चिर परिस्थिति खुशी के सामने ये खुशी मिली गई। देखिए जो खुशी थी उनको, इस खुशी के लिए कवित्री लगातार मेहनत करने लगे थे, अपना शिक्षा भी अधूरा छोड़कर। इस खुशी के लिए, इस देश को आज़ाद करवाने के लिए, इस देश को आज़ाद करवाने के लिए अपना घर गृहस्थी छोड़ा, अपने पति को छोड़ा, अपने शिक्षा भी छोड़ा, सब कुछ छोड़कर आंदोलन करते देश की आज़ादी सन 1947 में हो गई। 15 अगस्त सन 1947 में देश आज़ादी हो गई। इस देश की आज़ादी के सामने कवित्री को दोबारा थर्ड ईयर
पढ़ने का मौका मिल गया है, वो खुशी उनको खुशी नहीं लग रहा है, सिर्फ एक ही खुशी उनके सामने तैरने लगी थी, एक ही खुशी उनके सामने बार बार आ रही थी, वही खुशी इस देश की आजादी। सन 1947 की आजादी की खुशी उनकी आंखों के सामने झलक रही है। 1 साल उनका प्रवेश निषिद्ध किया गया, 1 साल उनको परीक्षा बैठने का मौका नहीं दिया गया, फिर दोबारा सन 1947 में देश आजाद होने के बाद इनको परीक्षा लिखने का मौका दिया गया, उनको फिर दोबारा 3rd ईयर में क्लास में लिए हैं। ये खुशी उनके सामने दबने लगी है। जो इस देश की आजादी की बड़ी खुशी के सामने अपने लिए जो प्रवेश दिए हैं कॉलेज वालों 3rd ईयर के लिए, वो खुशी उनको खुशी लगने लगी है। ये देश की आज़ादी के खुशी के सामने उनकी खुशी फीकी पड़ने लगी है। तो जैसा भी हो, देश भी आज़ाद हो गया और कवित्र को दोबारा 3rd ईयर डिग्री पढ़ने का मौका मिल गया। तो शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि इस लगातार 3-4 साल आंदोलन करते करते शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि, कहीं दिनों से इस देश को आज़ाद करवाना चाहते थे, कहीं दिनों से देश को आज़ाद करवाने के लिए इस देश के अनेक युवाओं, स्त्रियों, पुरुषों, बच्चों, बूढ़ों सब लोग मिलकर जगह जगह में, शहर में तरह तरह के आंदोलन करने लगे थे, तरह तरह के नारे लगाने लगे थे। लेकिन 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। फिरंगियों से यह देश छूटकर वापस हमारे ही हाथों में आ गया। फिर आज फिरंगियों हम सब लोगों को छोड़कर अपने अपने देश चले गए। फिर से हमारे देश में आज़ाद पाकर हम रहने लगे। ऐसे अनेक योद्धाओं इस आज़ादी के लिए अपने आप को समर्पण कर चुके हैं। इस आज़ादी के लिए अनेक लोगों ने अपने आप को समर्पण कर चुके हैं। उनमें से मन्नू भंडारी जी भी एक है। कुल हिंदी साहित्यकारों में से 4 महिला साहित्यकारों आंदोलन में भाग लेने वालों में से प्रमुख माने जाते हैं, जैसे सरोजिनी नायडू, सुभद्रा कुमारी चौहान, मन्नू भंडारी जी। 3 स्त्रियों स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले महादेव वर्मा, ये सभी आंदोलन में भाग लेने वाले प्रमुख हिंदी साहित्यकारों में से माने जाते हैं। उसी तरह मन्नू भंडारी जी भी प्रमुख हिंदी साहित्यकार, साथ ही साथ स्त्री संवेदनशील व्यक्ति अपने आप को इस देश के लिए समर्पण करती है। देश आज़ाद होता है। आज़ाद देश में सन 1947 में 3rd ईयर डिग्री पास कर लेती है। उसके बाद MA करती है। MA कर स्वतंत्र लेखक बनकर दिल्ली के मिरांडा हाउस में कुछ दिनों तक प्राध्यापिका बनकर सेवा शुरू करती है। वहाँ से ही लेखनियों का बौछार शुरू होता है। वहीं से ही कवित्री अनेक प्रकार के लेखनों लिख चुकी है। उनमें से स्त्री संवेदनशीलताओं को जुड़ने वाले हुए देश की आज़ादी के बारे में वो कहानियाँ, उपन्यास, संकलन, अन्य साहित्य के हर रंग में सफलता से लेखन चलाने वाली मन्नू भंडारी जी की आत्मकहानी आज समाप्त होता है। इस आत्मकहानी में मन्नू भंडारी जी के जन्म से लेकर जीवित अवधि में होने वाले सभी उतार चढ़ाव को इस कहानी में व्यक्त करती है। साथ ही साथ उनका पारिवारिक परिचय भी इस कहानी में दी है और उनके माँ बाप का व्यवहार, पिता कैसे थे, माँ कैसी थी, माँ बाप का व्यवहार इसमें करते हैं। एक क्रोधी पिता, दर्द से भी सहनशील माँ इनकी थी। साथ ही साथ चारों भाई बहनों के साथ जो मन्नू भंडारी जी की लगाव था, अपने बड़ी बहन सुशीला के साथ इनका हद से ज़्यादा लगाव था। इस ससुराल चले जाने के बाद दोनों बड़े भाई पढ़ने के लिए बाहर जाने के बाद पिताजी की साथ इनका जो लगाव शुरू हुआ, यह बातें जैसे कॉलेज में आई शीला अग्रवाल जी का परिचय, शीला अग्रवाल जी से ही साहित्य की दुनिया में उतरते हैं। जैनेन्द्र से लेकर अग्नय यशपाल हिंदी साहित्यकारों का सभी साहित्यिक ग्रंथ पढ़ते हैं। एक साहित्यकार भी बनती है, साथ ही साथ एक प्रवक्ता भी बनती है। इस देश को आज़ाद कराने वाले वीर नारियों में भी एक बनती है। कुल इनके जीवन में जो कुछ हुआ है, बचपन से लेकर जीवित अवधि में जितना दिन तक जिन घटनाओं के साथ गुजरी हैं, सभी उनके जीवन में आए हुए अच्छे पल हो सकते हैं, ये बुरे घटना हो सकते हैं। साथ ही साथ हंसी के पल भी हो सकते हैं, खुशी के पल भी हो सकते हैं, दुख के पल भी हो सकते हैं। जो भी हो, उस आत्मकहानी में उन्होंने व्यक्त किए हैं। आत्मकहानी लिखना उतना आसान नहीं है, लेकिन मन्नू भंडारी स्वयं अपने आत्मकहानी बचपन से लेकर इस देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता लेखकी बनने के लिए जो मदद किए गए थे, उस गली मोहल्ले के लोगों का सभी का गुणगान इस आत्मकहानी में मन्नू भंडारी जी करते हैं। आत्मकहानी संपन्न हुआ। इस आत्मकहानी से संबंधित एक अंक के प्रश्न हम आज देखेंगे। मन्नू भंडारी जी का जन्म किस गांव में हुआ? यह प्रश्न। मन्नू भंडारी जी का जन्म
बानपुरा नामक गांव में हुआ। अजमेर से पहले मन्नू के पिता कहाँ थे? अजमेर से पहले मन्नू के पिता इंदौर में थे। लेखिका की बड़ी बहन का नाम लिखिए। लेखिका का बड़ी बहन का नाम है सुशीला। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी कौन है? देखिए इस प्रश्न का उत्तर है 5 भाई बहनों में सबसे छोटे मन्नू भंडारी जी थे। महानगरों के फ्लैट में रहने वाले लोग क्या भूल गए? महानगरों के फ्लैट में रहने वाले लोग कल्चर क्या है, संस्कृति भूल गए हैं। पिताजी का आग्रह क्या था? पिताजी की आग्रह यह था कि मन्नू जी रसोई से दूर रहें। पिताजी रसोई घर को क्या कहते थे? मन्नू भंडारी जी के पिताजी रसोई घर को बटिया खाना कहते थे। मन्नू भंडारी को प्रभावित करने वाली हिंदी प्राध्यापिका का नाम क्या है? मन्नू भंडारी जी को प्रभावित करने वाली हिंदी प्राध्यापिका का नाम है शीला अग्रवाल। कॉलेज से किसका पत्र आया? कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का पत्र मन्नू जी के घर पर पिता के नाम पर आता है। पिताजी के अंतरंग मित्र का नाम लिखिए। डॉक्टर अम्बालाल भंडारी जी इनका मित्र हैं। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी इस देश की आज़ादी। ये कहानी यह भी की लेखक कौन है? यह कहानी यह भी का लेखक स्वयं मन्नू भंडारी जी हैं। इस कहानी का लेखिका मन्नू भंडारी जी। इसके अलावा देखिए निम्नलिखित वाक्य किसने किसे कहा, उनको भी थोड़ा देखेंगे। लौट कर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना, यह वाक्य मन्नू भंडारी जी अपनी माँ से कही थी। हमारे आपके घरों यहाँ लड़कियों को शोभा देता है सब, यह बातें मन्नू भंडारी जी के पिता के दोस्त मन्नू भंडारी जी के पिता के सामने कहते हैं। बंद करो आप इस मन्नू का घर से बाहर निकलना, मन्नू भंडारी के पिता अपने आप से कह लेते हैं इस बात को। आई एम प्राउड ऑफ यू, ये अम्बालाल भंडारी जी मन्नू के लिए कहते हैं। यू हैव मिस समथिंग, यह भी मन्नू भंडारी जी के पिता के दोस्त अम्बालाल जी मन्नू के लिए ही कहते हैं। इसके अलावा व्याकरण के कुछ अंश आज हम देखेंगे। उस व्याकरण में देखिए निम्नलिखित वाक्यों को सूचना अनुसार बदलना है, जैसे भूतकाल, वर्तमान, वर्तमान काल। इसमें यहाँ पर 3 प्रश्न दिया गया है, तीनों प्रश्नों का उत्तर है। पहला प्रश्न है देखिए, एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे। इस प्रश्न को वर्तमान काल में बदलना है। यह प्रश्न वर्तकाल में होता है, एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए हैं। इंदौर से अजमेर आ गए हैं। दूसरा प्रश्न है, वे जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगते नहीं हैं। यह प्रश्न को भूतकाल में बदलना है। यह प्रश्न का उत्तर भूतकाल में होता है। देखिए, वे जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगते नहीं थे, वो जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगते नहीं थे। तीसरा प्रश्न है, उनका भाषण सुनते ही बधाई देता हूँ, भविष्य काल में बदलना। इस प्रश्न को भविष्य काल में बदलना है। उनका भाषण सुनते ही बधाई देंगे, वो भविष्य काल का है, बधाई देंगे, कभी दे सकते हैं, बधाई देंगे। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्न देखिए, पाप, ये निम्नलिखित प्रश्न विलोम शब्दों में से है। विलोम शब्द देखिए, पाप के लिए पुण्य, नैतिक, अनैतिक, सही, गलत, संभव, असंभव, सुरक्षित, असुरक्षित, सक्रिय, निष्क्रिय, व्यवस्थित, अव्यवस्थित, ये विलोम शब्द का अर्थ है। इसके बाद मन्नू भंडारी जी की आत्मकहानी यहाँ पर समाप्त हो गई।